विविधता, असमानता एवं सीमांतता। समाज में विविधता, असमानता एवं सीमांतता इन समुदायों एवं व्यक्तियों की शिक्षा से मांग को समझना, साथ ही उनकी पूर्ति हेतु सामाजिक शैक्षणिक रणनीतियों का विकास। प्रस्तावना उद्देश्य। भारतीय समाज का स्वरूप। भारतीय समाज में विविधता। भारतीय असामाजिक विविधता के विविध स्वरूप। भारतीय समाज में विविधता के स्वरूप एवं स्रोत। सीमांत समुदाय के व्यक्ति एवं वर्ग तथा शिक्षा। शिक्षा से उन समुदायों और व्यक्तियों की विभिन्न मांगों को समझना, मांगों की पूर्ति के लिए उचित सामाजिक शैक्षणिक रणनीति। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। उसके बाद सारांश, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर और फिर निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो भारतीय समाज का स्वरूप। भारतीय समाज में किस प्रकार की विविधता है, सामाजिक विविधता के विविध रूप कैसे हैं, भारतीय समाज में विविधता के स्वरूप एवं स्रोत, और उसके बाद सीमांत समुदाय के व्यक्ति एवं वर्ग तथा शिक्षा, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इस एकांश में आप भारतीय समाज की विविधता का परिचय प्राप्त कर सकेंगे तथा भारतीय समाज में असमानता एवं सीमांतता के शिकार समुदायों के सामाजिक यथार्थ से अवगत हो सकेंगे। इस इकाई के अध्ययन से आप यह समझ सकेंगे कि इन समुदायों एवं व्यक्तियों की शिक्षा से क्या मांग है, साथ ही उनकी पूर्ति हेतु आप सामाजिक शैक्षणिक रणनीतियों का विकास कर सकेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप भारतीय समाज में विविधता को जान सकेंगे, भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का बोध कर सकेंगे, भारतीय समाज में उपेक्षित वर्ग की समस्याओं को जान सकेंगे, इन वर्गों एवं व्यक्तियों की शिक्षा में विभिन्न मांगों को समझ सकेंगे, मांगों की पूर्ति हेतु उपयुक्त सामाजिक शैक्षणिक रणनीतियों का विकास कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय समाज का स्वरूप। वो जो एक क्वेश्चन था कि आधुनिक भारतीय समाज का स्वरूप किस प्रकार का है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वो उस पार्ट में मिला नहीं था। उस पार्ट में एक्चुअली भारत के बारे में कहा गया था कि भारत में किस प्रकार का विविधता व्याप्त है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आधुनिक भारतीय समाज का स्वरूप। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी बहुलवादी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न निर्जातीयता के लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एवं भिन्न भिन्न धर्मों का अनुपालन करते हुए विभिन्न जातियों एवं उपजातियों में विभक्त होकर समाज में अपनी अपनी अस्मिता बनाए रखते हैं। भारत की विविधता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में लगभग 5000 भिन्न भिन्न समुदाय, 325 से भी अधिक भाषाओं एवं विभिन्न बोलियों तथा लिपियों का उपयोग करते हैं। विविधता से युक्त इस भारतीय समाज का नियमन एक लंबे समय से असमानता पर आधारित रहा है। यह असमानता प्रकृति जनित एवं समाज जनित दोनों ही रही है। समाज के भीतर उपजी असमानता का मुख्य कारण रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण व क्षेत्र विशेष का उन पर प्रभुत्व। तो ये जो विविधता है, तो ये विविधता है, ये कुछ प्राकृतिक जनित भी है और समाज जनित भी है, कि समाज के अनुसार ऐसा बना दिया गया है या समाज में ये विविधताएं उत्पन्न हुई है। लेकिन कुछ विभिन्नताएं जो है असमानता प्रकृति जनित है, यानी प्रकृति से ही बनाई गई है। तो प्राकृतिक संसाधनों का भी इसमें जो है असमान वितरण व समाज के भीतर उपजी असमानता का मुख्य कारण रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण व क्षेत्र विशेष का उन पर प्रभुत्व भी पड़ा है। इनके अतिरिक्त अनेकों असमानताएं मानवीय उपज है। तो जितनी भी असमानताएं देखने को मिलती है, ये सभी मानवीय उपज है। जाति व वर्ग आधारित असमानता इनमें से सर्वमुख है। विविधता एवं असमानता के कारण समाज में कई वर्गों का जन्म हुआ, जिसमें से कुछ वर्ग एवं व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में रहकर समाज के संसाधनों का उपयोग करने में सफल रहे, वहीं कुछ वर्ग एवं व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से कटकर हाशिए पर चले गए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया, जिसमें विविधता के संरक्षण एवं असमानता के निषेध का पूरा उपबंध किया गया है। साथ ही हाशिए पर चले गए उपेक्षित एवं वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण व संवर्धन का पूरा प्रयास किया गया है।
तो जो मानवीय उपज है असमानता है वो किस प्रकार है? जाति व वर्ग आधारित असमानता है, और इसमें जो है विविधता एवं असमानता के कारण समाज में कई वर्गों का जन्म हुआ। कुछ वर्ग जो है समाज के संसाधनों का उपयोग करने में सफल रहे, वही कुछ वर्ग एक व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से कटकर हाशिए पर चले गए। तो दो वर्ग जो हाशिए पर जाने वाले वर्ग हैं, और एक वर्ग जो संसाधन का और पूरा उपयोग करते हैं और वो मुख्य धारा में रहकर समाज का संसाधनों का उपयोग करते हैं। और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से कटकर हाशिए पर चले गए हैं, यानी उसे नकार दिया गया था, या फिर कह सकते हैं कि वो समाज से विमुख हो चुके हैं और अपना वर्ग समूह बनाकर रहते हैं। तो वो हाशिए पर से कट गए हैं, जो विकास की क्रम है उस पर से वो विमुख हो चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाशिए पर चले गए उपेक्षित एवं वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण व संदर्भन का पूरा प्रयास किया गया है। संविधान द्वारा भारतीय समाज को एक समता मूलक लोकतांत्रिक समाज के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 4 आधारभूत मूल्यों पर बल दिया गया है: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की बंधुता। तो ये हमारे जो संविधान में भारतीय समाज को एक समतामूलक लोकतांत्रिक समाज के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 4 आधारभूत मूल्यों पर बल दिया गया है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है, ये चारों बातें। यह आधारभूत मूल्य ही हमारी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं, और यही उद्देश्य भारतीय समाज के लक्ष्य हैं, जिन्हें प्राप्त करना राज्य का प्रमुख दायित्व है, और इनकी संप्राप्ति के द्वारा ही विविधता से युक्त भारतीय समाज में असमानता एवं सीमांतता की समस्या को सुलझाया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलवादी समाज हमारा संवैधानिक आदर्श है, जिसके संरक्षण एवं संवर्धन का दायित्व शिक्षा पर भी है। संविधान द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति हेतु एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, जो हर नागरिक को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार देता है तथा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है। साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार देकर सम्मानित नागरिक के रूप में जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 46 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा एवं हर प्रकार से सामाजिक अन्याय एवं किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से लेकर अनुच्छेद 342 एवं संसाधन की संविधान की 5वीं तथा 6वीं अनुसूची अनुच्छेद 46 में निहित उद्देश्यों के अनुपालन के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण व संवर्धन करता है, जो क्रमशः उन्हें अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण तथा धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना व प्रशासन का अधिकार देकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रावधान करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान सभी नागरिकों को विशेष रूप से असमानता एवं उपेक्षा के शिकार लोगों के हितों का विशेष संवर्धन कर उन्हें समुचित अवसर उपलब्ध कराने का उपबंध करती है। भारतीय समाज में विविधता। तो हम लोगों ने जाना कि अभी भारतीय समाज का क्या स्वरूप है इसके बारे में, और हमारे संविधान में भारतीय समाज को एक समतामूलक लोकतांत्रिक समाज के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए किन 4 आधारभूत मूल्यों पर बल दिया गया है। तो हमने जाना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसके बाद समतामूलक और धर्मनिरपेक्ष बहुलवादी समाज हमारा संवैधानिक आदर्श है, जिसके संरक्षण एवं संवर्धन का दायित्व शिक्षा पर भी है।
तो अनुच्छेद 12:35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है जो हर नागरिक को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार देता है तथा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है। साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार देकर सम्मानित नागरिक के रूप में जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 46 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से लेकर 342 एवं संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची अनुच्छेद 46 में निहित उद्देश्यों के अनुपालन के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यकों के हितों, जिसकी संख्या कम है, जैसे मुस्लिम, ये सभी उसके बाद जैन धर्म के लोग मानने वाले हैं, तो इन सभी का, जो ईसाई हैं, इन सभी का जो है उनकी भाषा, उनकी जो अपनी भाषा है, लिपि व संस्कृति के संरक्षण तथा धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना व प्रशासन का अधिकार देकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रावधान करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान सभी नागरिकों को विशेष रूप से असमानता एवं उपेक्षा के शिकार लोगों के हितों का विशेष संवर्धन कर उन्हें समुचित अवसर उपलब्ध कराने का उपबंध करता है। तो ये बातें थी हमारे भारतीय सामाजिक स्वरूप का। अब भारतीय समाज में विविधता। समाज में विविधता से आशय है किसी भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों का अपनी विशिष्टता के साथ सह अस्तित्व। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह विविधता विभिन्न रूपों में पाई जाती है। भारत, जो कि एक समृद्ध, संयुक्त एवं बहुल संस्कृति का केंद्र है, जहां विभिन्न शारीरिक संरचना, क्षेत्र, बोली, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के लोग अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता के साथ जीवन यापन करते हैं। इस विविधता के विविध रूप हैं। आइए हम देखें कि भारतीय समाज में यह विविधता किस प्रकार है एवं उसका स्वरूप तथा स्रोत क्या है। सामाजिक विविधता के विविध रूप। संरचनात्मक विविधता। सामाजिक विविधता के विविध रूप के अंतर्गत सबसे पहले आता है संरचनात्मक विविधता। शारीरिक बनावट व संरचना के आधार पर पाई जाने वाली विविधता प्राकृतिक विविधता है। लिंग भेद आधारित विविधता इसका उदाहरण है। तो समाज में जो दो वर्ग हैं लिंग आधारित, एक पुरुष और एक स्त्री, तो इसके लिए, और एक ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं, तो इनकी शारीरिक बनावट व संरचना के आधार पर पाई जाने वाली विविधता प्राकृतिक विविधता है। लिंग भेद आधारित विविधता इसका उदाहरण है, तो इसे हम संरचनात्मक विविधता कहते हैं। तो ये संरचनात्मक विविधता के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पर्यावरणिक विविधता। यह दो प्रकार की है, भौगोलिक विविधता एवं मनोसामाजिक विविधता। भौगोलिक विविधता में शहरी, ग्रामीण, मैदानी, पहाड़ी आदि विविधता आती है, जबकि मनोसामाजिक विविधता में जाति, धर्म, भाषा आदि विविधता आती है। तो यह है पर्यावरणिक विविधता। उसके बाद है प्राकृतिक एवं मानव जनित विविधता। भौगोलिक विविधता, जैव विविधता, लिंग विविधता आदि जहाँ प्राकृतिक विविधता है, वही राजनीतिक विविधता, किसी विशेष विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, आर्थिक एवं सामाजिक विविधता जैसे अमीर गरीब, शहरी ग्रामीण, उच्च निम्न आदि मानव जनित विविधता के उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक विविधता जहाँ एक और प्रकृति की देन है, वही मानव जनित विविधता समाज के कुछ लोगों द्वारा लाभ विशेष के लिए जनित विविधता है, जो प्रायः शोषण के अस्त्र के रूप में प्रयुक्त होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा भौगोलिक विविधता, जैव विविधता, लिंग विविधता, ये तीनों जो है प्राकृतिक विविधता है। वहीं राजनीतिक विविधता या कह सकते हैं मानव जनित विविधता क्या है, वो है राजनीतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, आर्थिक एवं सामाजिक विविधता। तो ये सभी जो है मानव जनित विविधता है। तो सामाजिक मानव जनित, चाहे वह प्राकृतिक विविधता से हो या मानव जनित, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विविधता। विविधता का संरक्षण एवं उसका पूर्ण दोहन राष्ट्र के विकास के लिए करना तथा विविधता को शोषण का अस्त्र न बनने देना राष्ट्र व समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
जो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी इसे इंगित करते हुए कहा गया है कि विशिष्टताओं से फर्क पड़ता है। बच्चों को उनके अपने ज्ञान सृजन में सक्षम बनाने में सामाजिक, आर्थिक और जातीय पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे और स्पष्ट करते हुए यह अभिलेख कहता है कि सभी समुदायों को सह अस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है और शिक्षा व्यवस्था को भी हमारे समाज में निहित इस सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय समाज में व्याप्त इस विविधता के विविध रूप क्या हैं तथा किस प्रकार यह असमानता एवं सीमांतता के जन्म के लिए उत्तरदायी हैं तथा शिक्षा के द्वारा किस प्रकार विविधता को समस्या के रूप में नहीं अपितु एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा उनका संरक्षण किया जा सकता है। तो भारतीय समाज में विविधता के स्वरूप एवं स्रोत। अब इसके क्या स्वरूप हैं इसके बारे में एवं उसके स्रोत। नृजातीय विविधता। भारतीय समाज की विविधता का सबसे प्रमुख स्रोत है नृजातीयता। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के नृजातीय समूह अपनी अस्मिता एवं पहचान के साथ साथ सह अस्तित्व में निवास करते हैं। हर्बर्ट रिस्ले ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में नृजातीय जनसंख्या को 7 वर्गों में विभाजित किया है। टर्को ईरानियन मुख्यतः बलूचिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में पाई जाने वाली नृजातीय जनसंख्या है। इंडो आर्यन मुख्यतः पूर्वी पंजाब, राजस्थान एवं कश्मीर में पाई जाने वाली नृजातीय जनसंख्या है। साइथो द्रविडियन मुख्यतः सौराष्ट्र, कुर्ग एवं मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाले नृजातीय जनसंख्या है। आर्य द्रविडियन मुख्यतः इंडो आर्यन एवं द्रविडियन का मिश्रण है जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश एवं बिहार में पाई जाती है। मंगोलियन द्रविडियन जो द्रविडियन एवं मंगोलियन प्रजाति का मिश्रण है और बंगाल तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। मंगोलायड उत्तर पूर्व क्षेत्र एवं असम की आदिवासी जनसंख्या में पाए जाने वाले नृजातीय समूह हैं। द्रविडियन दक्षिण भारत एवं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले नृजातीय समूह हैं। इन 7 वर्गों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: द्रविडियन, मंगोलियन और इंडो आर्यन। इस प्रकार आप स्वयं देख सकते हैं कि भारतीय भूमि विभिन्न नृजातीय समूहों को पल्लवित व पुष्पित करके विशाल विषमता की धरोहर को संजोए हुए हैं। इतनी विषमतापूर्ण विविधता से युक्त जटिल एवं संश्लिष्ट भारतीय समाज में कुछ नृजातीय समूह विकास के पंक्ति में आगे बढ़ गए हैं तथा कुछ अभी भी सीमांत रह गए हैं। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के अनेक नृजातीय समूह इस सीमांतता के ज्वलंत उदाहरण हैं। ये सीमांत वर्ग एवं इनके व्यक्ति शिक्षा के द्वारा समानता एवं समता की मांग करते हैं। शिक्षा का प्रमुख दायित्व है कि इन विविधताओं में निहित शक्तियों का समाज के उत्थान के लिए विकास करे तथा यह विविधताएं समाज की रचनात्मक शक्ति बने, न कि अवरोध। शिक्षा के द्वारा समाज के विभिन्न नृजातीय समूहों को समानता का अवसर मिले तथा समाज के सभी वर्ग समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सके, इसकी सामर्थ्य हो सके। समाज की सभी संस्कृतियों को समुन्नत एवं स्वावलंबी बनाना शिक्षा का मुख्य दायित्व है। जाति आधारित विविधता, तो ये था नृजातीयता आधारित विविधता। उसके बाद है अजातीयत आधारित विविधता। भारत में जाति व्यवस्था काफ़ी प्राचीन समय से अपनी जड़ें जमाए रही है, जो कि प्रारंभ में समाज में निष्पादित कार्य या व्यवसाय पर आधारित थी। समाज में निभाए जाने वाली भूमिका व श्रम विभाजन के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों का गठन किया गया था। इस प्रकार प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय शासन तथा सुरक्षा, वैश्य वाणिज्य एवं व्यापार तथा शूद्र सेवा कार्य के आधार पर विभाजित थे। कालांतर में यह व्यवस्था कर्मगत न होकर जन्म आधारित हो गई तथा उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण के रूप में समाज में भीषण समस्या के रूप में स्थापित हो गई। जातीय विभाजन तथा जाति के भीतर उपजाति तथा वर्ग तथा उनके आधार पर भेदभाव सभी धर्मों के अंदर पाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि लगभग
300 से भी अधिक जातियां भारत में विद्यमान हैं, जो विशाल जातीय विविधता का बोध कराती है। इन जातियों में कुछ जातियां विकास के पथ पर अग्रसर होकर उच्च जाति के रूप में स्थापित हो गई है तथा कुछ समाज में सीमांत रहकर निम्न जाति वर्ग के रूप में दमित एवं शोषित होती रही है, जिसकी परिणत अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुप्रथा के रूप में हुई, जिसका एक लंबे समय तक समाज पर कुप्रभाव पड़ा। उच्च जातियों द्वारा निम्न जाति के लोगों का शोषण एवं असमान व्यवहार समाज में सीमांत वर्ग के रूप में एक नए वर्ग को जन्म देकर एक विशाल सामाजिक समस्या के रूप में पनपने लगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग इसी जाति आधारित विविधता से उपजी असमानता के कारण समाज में सीमांत वर्ग के रूप में एक लंबे समय तक उपेक्षित रहे। समाज का यह सीमांत वर्ग समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह बनाने के लिए शिक्षा की ओर देखता है। वर्ग आधारित विविधता सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर विभाजित समूह को सामाजिक वर्ग कहा जाता है, जिसमें सामाजिक स्तर के अनुरूप पदानुक्रमिक क्रम में समाज को विभाजित किया जाता है। सबसे प्रचलित विभाजन है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग, जो समाज में सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर निर्धारित होता है। मुख्यतः उद्योगपति, नीति निर्माता, शासक वर्ग, राजनेता एवं अधिकारी आदि उच्च वर्ग में आते हैं। मध्यम वर्ग, जो संख्या बल में काफ़ी अधिक हैं, दो वर्गों में विभाजित है, उच्च मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग। उच्च मध्यम वर्ग के अंतर्गत उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा मंझोली स्तर के व्यापारी व उद्यमी आते हैं तथा निम्न मध्यम वर्ग में दैनिक भोगी कर्मचारी, लघु स्तर के व्यापारी व व्यवसायी आते हैं, जो प्रतिदिन अपनी जीविका निर्वाह के लिए अर्जित व खर्च करते हैं। समाज के ये निचले वर्ग के सामाजिक चिंता के विषय हैं तथा सरकारी योजनाओं का सबसे कम लाभ प्राप्त कर पाने वाले वर्ग हैं, जिन पर सरकार व समाज को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज के ये निचले वर्ग प्रायः असंगठित होने के कारण राज्य व समाज का ध्यान कम आकर्षित कर पाते हैं। समाज के यह उपेक्षित वर्ग सामाजिक विषमता के कारण विकास के मार्ग पर में हाशिए पर चले जाते हैं। शिक्षा का दायित्व है कि वह ऐसे वर्ग को स्वावलंबी बनाए तथा सामाजिक विषमता को दूर करने में सहायक हो। धार्मिक विविधता, तो ये थी वर्ग आधारित विविधता, जिसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग है। उसके बाद धार्मिक विविधता। भारत धार्मिक दृष्टि से भी विविधता से परिपूर्ण है, जहाँ विश्व के विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण सभी धर्मों का आदर करता है। यहाँ हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी आदि विभिन्न धर्मों के मतावलंबी अपने अपने धर्म के अनुरूप आचार विचार एवं व्यवहार करते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विविधता का एक बहुत बड़ा कारण है। यद्यपि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या असमानता भारतीय संविधान द्वारा पूर्णतया निषिद्ध है, फिर भी कुछ धार्मिक समूह अपने कम संख्या बल एवं समाज में अपनी सूक्ष्म भूमिका के कारण अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में अपनी पहचान एवं अस्मिता के लिए समाज में संघर्षरत हैं। ये समूह भी शिक्षा के द्वारा अपनी संस्कृति एवं धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन की मांग करते हैं। अब आता है भाषाई विविधता। भारत देश भाषाई दृष्टि से अत्यंत विविधता से परिपूर्ण है। भारत में 22 भाषाएं तथा 122 भाषाएं तथा 234 मातृभाषाएं हैं, जो देश भर में बोलने वालों की संख्या 10 लाख या अधिक के आधार पर संगठित की गई है, जिनमें से 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध की गई है। इतने विशाल भाषा भंडार की विविधता को संजोए हुए भारतीय समाज भाषा के प्रश्न पर उलझा हुआ दिखाई देता है। हर क्षेत्र विशेष के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, जो कि उनकी मातृभाषा व संवाद की भाषा होती है, जिसके कारण वे दूसरी भाषा को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरी तरफ वो भाषा जो सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से समाज में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तीसरी तरफ वह भाषा जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर
राष्ट्रीयता अस्मिता का बोध कराती है। इस भाषाई विविधता के कारण देश भर में भाषाई आधार पर विभाजन एवं मातृभाषा के रूप में भाषा का चयन, शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषा का चयन एक बहुत बड़ी समस्या रही है। यदि आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि भारत के विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या यह भाषिक विविधता ही है। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो वह किसी अन्य भाषिक पृष्ठभूमि के साथ विद्यालय आता है और विद्यालयी परिवेश किसी अन्य दूसरी भाषिक पृष्ठभूमि को पोषित करता है, जबकि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि किसी दूसरे भाषिक पृष्ठभूमि को। इस प्रकार बालक की समस्या यह होती है कि वह अपने को अपनी निजी भाषा तथा स्कूल की भाषा एवं पाठ्य पुस्तक की भाषा से अलग थलग पाता है, जो उसकी कल्पना शक्ति एवं सृजन शक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसे रेखांकित करते हुए कहती है कि बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। जैसा कि इलिच ने कहा है कि हमें हाशिए पर अवस्थित आदिवासी और विलुप्त प्राय भाषियों को बचाने और उनके सशक्तिकरण का भरपूर प्रयास करना होगा। हमें त्रिभाषा सूत्र को यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वित करना होगा, तभी हम भाषाई विविधता की समस्याओं से न केवल समाधान प्राप्त कर सकेंगे अपितु भाषाई विविधता को अपनी ताकत के रूप में प्रयुक्त कर सकेंगे। त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग कर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय भाषा तथा हिंदीतर राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान कर भाषाई विविधता का संरक्षण हमारी शिक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके बाद है क्षेत्रीय विविधता। क्षेत्रीय विविधता समाज भारतीय समाज का एक विशिष्ट तत्व है। भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संपूर्ण भारत विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित है। ये भौगोलिक क्षेत्र अपनी सह अस्तित्व की भावना तथा राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों से एक इकाई के रूप में संगठित होकर सामूहिक पहचान स्थापित कर अपने सामूहिक हितों की रक्षा करते हैं। भारत में क्षेत्रीयता की इस भावना के कारण जहां इन क्षेत्रों में सह अस्तित्व व समरसता का भाव रहा है, वही कतिपय राजनीतिक स्वार्थ के कारण इसका दुरुपयोग भी होता रहा है। कई बार कुछ क्षेत्र के विकास के मार्ग में हाशिए पर रह गए, जिसके कारण क्षेत्रीय विषमता ने जन्म लिया, जो राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा के द्वारा क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित कर क्षेत्र विशेष के संसाधनों का उचित दोहन करके राष्ट्र के विकास में सभी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य है। लिंग भेद आधारित विविधता। लिंग भेद आधारित विषमता भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या रही है। तीव्र सामाजिक विकास के इस दौर में जबकि महिलाओं का समानता का दर्जा दिए जाने की बात अधिक एवं सामाजिक रूप से सार्वभौम रूप से स्वीकार कर ली गई है, महिलाएं आज भी लिंग भेद का शिकार बन रही है। महिला सशक्तिकरण आज भी एक चुनौती है। यह बात केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं अपितु कक्षीय वातावरण में भी लागू होती है, जहां अनुपयुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धति न केवल नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करती है अपितु उनके आत्म प्रत्यय को नीचे गिरा देती है। महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा की ओर इंगित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के एक साधन के रूप में रेखांकित किया है। अतीत की विसंगतियों को परिमार्जित करने के लिए एक नवीन मूल्यों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण प्रविधि में आधारभूत परिवर्तन की मांग करती है। पूरी जनशक्ति का लगभग आधा हिस्सा होते हुए भी अनेकों सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से महिलाएं एक लंबे समय तक हाशिए पर रही है। महिलाओं का विकास न केवल उनके व्यक्तिगत विकास अपितु राष्ट्रीय विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी द्वारा संपूर्ण मानवीय शक्ति के उपयोग के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ी अभी, लिंग भेद आधारित विविधता, क्षेत्रीय विविधता, भाषाई विविधता, उसके बाद धार्मिक विविधता, वर्ग आधारित विविधता, जाति आधारित विविधता,
उसके बाद निर्जातीय आधारित विविधता। तो ये सभी भारतीय समाज में विविधता के स्वरूप एवं स्रोत हैं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन निर्जातीय समूह है? तो इसमें से सभी निर्जातीय समूह हैं मंगोलियन, द्रविडियन, इंडो आर्यन। जो पहले 7 थी अब जो है 3 कर दी गई है, मंगोलियन, द्रविडियन और इंडो आर्यन। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक व आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा एवं हर प्रकार से सामाजिक अन्याय व किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 46 ऑप्शन नंबर ए। एक बार आंसर देख लेते हैं। तो आंसर भी है ए, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 46। उसके बाद है भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधता के रूप हैं। तो भारतीय समाज में अभी हम लोगों ने पढ़ा निर्जातीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषाई। तो ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सीमांत समुदाय के व्यक्ति एवं वर्ग तथा उसकी शिक्षा क्या है इसके बारे में। सीमांत समुदाय क्या है इसके बारे में। तो इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा भारतीय समाज में विविधता के स्वरूप एवं स्रोत। उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय समाज का किस प्रकार का स्वरूप है इसके बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सीमांत समुदाय के व्यक्ति एवं वर्ग तथा उसकी शिक्षा।